हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में कई सारे स्ट्रक्चर्स और तो और डेली यूज सेंटेंसेस लिए गए हैं ताकि आप इंग्लिश को प्रैक्टिस कर सकें। और मुझे पता है आप प्रैक्टिस करते हैं, हर दिन अच्छे से आप प्रैक्टिस करिएगा तो मुझे यकीन है कि आप इंग्लिश अच्छा बोलेंगे। आज नहीं तो कल समय लगता है, लेकिन आप इंग्लिश ज़रूर बोलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है नो हार्म इन। नो हार्म इन का मतलब होता है कोई नुकसान नहीं। ओके, आप चाहे तो प्रेजेंट में यूज़ करिए या फिर पास्ट में यूज़ करिए, इट इज़ अप टू यू। ओके, इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है देयर वाज नो हार्म, उसके बाद इन, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म रखेंगे, यानी वर्ब में आईएनजी आप जोड़ेंगे। ओके, प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे उसे बुलाने में कोई नुकसान नहीं था, उसे बुलाने में कोई नुकसान नहीं था। देयर वाज नो हार्म इन इनवाइटिंग हिम, देयर वाज नो हार्म इन इनवाइटिंग हिम। ओके, उससे बात करने में कोई नुकसान नहीं था, उससे बात करने में कोई नुकसान नहीं था, कोई बुराई नहीं था। देयर वाज नो हार्म इन टॉकिंग टू हिम, देयर वाज नो हार्म इन टॉकिंग टू हिम। मदद मांगने में कोई बुराई नहीं है, मदद मांगने में कोई बुराई नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। तो कह सकते हैं देयर इज नो हार्म इन आस्किंग फॉर हेल्प, देयर इज नो हार्म इन आस्किंग फॉर हेल्प। ओके, गुड। द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी द सरप्राइजिंग थिंग इज़ दैट। द सरप्राइजिंग थिंग इज़ दैट का मतलब होता है हैरानी की बात तो यह है कि। आप सोच सकते हैं कि इसे हम कब यूज़ करेंगे। मान लो कि आप कह रहे हो कि वो पागल नहीं है, और वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि हैरानी की बात तो यह है कि वह पागल है। ओके, यानी कोई भी सरप्राइजिंग है, चीज़ें मतलब जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं बल्कि कुछ और है। तो वहाँ पे हम कह सकते हैं ना द सरप्राइजिंग थिंग इज़ दैट ही इज़ अ मैड, वो तो पागल है, राइट। लेकिन अगला बंदा कह रहा है वो पागल नहीं है, तो उस जगह पे यानी सेंस के हिसाब से आपको यूज़ करना। ओके, इसका बनाने का स्ट्रक्चर बड़ा ही सिंपल है। द सरप्राइजिंग थिंग इज़ दैट, उसके बाद सेंटेंस को रखते हैं। जैसे हैरानी की बात तो यह है कि उसे 1 हफ्ते की छुट्टी मिल गई। मतलब ये तो बात नहीं था, लेकिन उसे क्या हुआ कि 1 हफ्ते की छुट्टी मिल गई। तो कह सकते हैं द सरप्राइजिंग थिंग इज़ दैट ही गॉट लीव्स फॉर 1 वीक, ही गॉट लीव्स फॉर 1 वीक। ओके गाइस, इसी तरीके से 400 से अधिक केवल एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स का ई बुक चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है जिसके थ्रू आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, केवल 99 रुपीज़ में। इट्स नॉट अ बिग अमाउंट, इफ यू वांट यू कुड डाउनलोड बाय पेइंग ओनली 99 रुपीज़। ओके, इट इज़ अप टू यू। हैरानी की बात तो यह है कि उसका प्रमोशन हो गया, हैरानी की बात तो यह है कि उसका प्रमोशन हो गया। द सरप्राइजिंग थिंग इज़ दैट ही वॉज प्रमोटेड, या फिर ही गॉट प्रमोशन कह सकते हैं, या फिर ही वॉज प्रमोटेड मतलब उसे प्रमोट कर दिया गया। पास्ट इंडेफिनिट का ये पैसिव है। ओके, मतलब क्या होगा कि उसको प्रमोशन मिल गया, उसे किसने दिया फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसे हो गया। ओके, हम उम्मीद नहीं कर रहे थे लेकिन हो गया, तो सिंपली यूज़ करिए इसे भी। हैरानी की बात तो यह है कि वह जानबूझकर झूठ बोल रहा था, वह जानबूझकर झूठ बोल रहा था। द सरप्राइजिंग थिंग इज दैट ही वॉज लाइंग नोइंगली, ही वॉज लाइंग इंटेंशनली, नोइंगली या फिर विटिंगली, इसे भी यूज़ कर सकते हैं। विटिंगली, नोइंगली, इंटेंशनली सभी का मतलब होता है जानबूझकर, या फिर कॉन्शियसली, कॉन्शियसली इसका भी मतलब होता है जानबूझकर। द नेक्स्ट टॉपिक इज गोइंग टू बी टिल डेथ या फिर अनटिल आई डाई। टिल डेथ कहिए या फिर अनटिल आई रा, अनटिल यू रा, यहाँ पे चेंज कर सकते हैं सब्जेक्ट की जगह पे आई यू, मतलब जो भी होगा आप उसे रखेंगे। ओके, मरते दम तक। सेंटेंस प्लस टिल डेथ या फिर अनटिल आई रा। जैसे तुम अपना पहला प्यार मरते दम तक नहीं भूल सकते। यू कांट फॉरगेट योर फर्स्ट लव अनटिल यू डाई, यू कांट फॉरगेट योर फर्स्ट लव अनटिल यू डाई। अगला सेंटेंस है मैं आपका एहसान मरते दम तक नहीं भूलूंगा, मैं आपका एहसान मरते दम तक नहीं भूलूंगा। आई विल नॉट फॉरगेट योर फेवर टिल डेथ, आई विल नॉट फॉरगेट योर फेवर टिल डेथ। यहाँ पे फॉरगेट सही है। ओके, नो डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है नो कॉन्टेक्ट विथ। नो कॉन्टेक्ट विथ का मतलब होता है कोई जान पहचान ना होना। कई बार हम कहते हैं ऐसे कि मुझे तुमसे कोई जान पहचान नहीं था, या फिर मुझे तुमसे कोई जान पहचान नहीं है, या फिर फ्यूचर में कह सकते हैं मुझसे तुम्हारे से कोई जान पहचान नहीं रहेगा, नहीं होगा। ओके, तो इसे यूज़ करिए। इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट हैव, हैज़, हैड। सिचुएशन के हिसाब से आप चेंज करेंगे। हैड पास्ट के लिए, विल हैव फ्यूचर के लिए, हैव हैज़ आपका हो जाएगा प्रेजेंट के लिए। ओके, नो कॉन्टेक्ट विथ, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे हमारी उनसे कोई जान पहचान नहीं है, हमारी उनसे कोई जान पहचान नहीं है। वी हैव नो कॉन्टेक्ट विद देम, वी हैव नो कॉन्टेक्ट विद देम। ओके, इसी बात को कई और भी तरीके से बनाया जा सकता है, लेकिन हमें प्रोफेशनल भी बोलना आना चाहिए, राइट। अगला सेंटेंस है उसका मेरे से कोई भी जान पहचान नहीं था, उसका मेरे से कोई भी जान पहचान नहीं था जब तक तुम मुझसे नहीं मिले थे। ही हैड नो कॉन्टेक्ट विद मी अनटिल यू मेट मी, ही हैड नो कॉन्टेक्ट विद मी अनटिल यू मेट मी।
अगला टॉपिक है नो रिलेशन विथ। नो रिलेशन विथ का मतलब होता है कोई रिश्ता ना होना, नहीं होना। ओके, इसका ही बनाने का स्ट्रक्चर होता है हैव, हैज़, हैड, विल हैव, नो रिलेशन विथ, उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी कि हम इसे पोजीशन में दिखाते हैं, क्योंकि ये अधिकार का बात तो होता ही है, इसलिए हम अधिकार में ही इसे दिखा रहे हैं। सिंपल है ना। अब मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है, पता है, यू नो, आई हैव नो रिलेशन विद हिम नाउ, आई हैव नो रिलेशन विद हिम नाउ, मतलब अब मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है, कोई लगाव नहीं है। अब तुम्हारा उनसे कोई रिश्ता नहीं रहेगा, यू विल हैव नो रिलेशन विद हिम नाउ, यहाँ पे विल हैव होगा। ओके, अगला टॉपिक है नो नीड टू। नो नीड टू मतलब कोई ज़रूरत नहीं। सिंपल, क्या करना आपको, केवल बोलना है नो नीड टू गो देयर, नो नीड टू कम है, मतलब आने की ज़रूरत नहीं, जाने की ज़रूरत नहीं, खेलने की ज़रूरत नहीं। नो नीड टू प्ले, अगर आप चाहते हैं देयर लगाना तो लगा सकते हैं, नो डाउट। देयर इज़ नो नीड टू, सिंपल। जैसे दिखावा या फिर ढोंग करने की कोई ज़रूरत नहीं, देयर इज़ नो नीड टू प्रिटेंड, या फिर कह सकते हैं नो नीड टू प्रिटेंड, आई नो एवरीथिंग, नो नीड टू प्रिटेंड, मुझे पता है सब कुछ, मुझे पता, तू ना ढोंग करता है, मुझे सब कुछ पता, आई नो एवरीथिंग, यू प्रिटेंड, यू ऑलवेज प्रिटेंड। आप प्रैक्टिस करिए गाइस, आप भी इंग्लिश बोलेंगे और आप भी चमकेंगे। आप जॉब करेंगे, आप जॉब करना चाहते हैं, दिल्ली एनसीआर में खास करके जॉब करना चाहते हैं तो इंग्लिश अच्छा बोलिए, आपको पक्का जॉब मिलेगा। भाव खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, भाव खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ नो नीड टू एक्ट प्राइसी, देयर इज़ नो नीड टू एक्ट प्राइसी, या फिर कहिए नो नीड टू एक्ट प्राइसी, नो नीड टू एक्ट प्राइसी। कई बार क्या होता है, कुछ वर्ड हमें पता होता है लेकिन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग हम भूल जाते हैं, राइट। इसीलिए आपको रिमाइंड भी कराना बहुत ज़रूरी है। आप हमेशा मतलब एक्टिव तो नहीं हो सकते ना, तो आप वीडियो को देखिए, अंत तक देखिए, बहुत सारे वर्ड, बहुत सारे स्ट्रक्चर आप सीख जाएंगे ऐसे ही। अगला टॉपिक है व्हाटएवर यू से। व्हाटएवर यू से का मतलब होता है जो भी कहो, जो कुछ भी कहो। कई बार क्या होता है, हम हिंदी में कहते हैं जो भी कहो तुम तो कमाल के हो, जो भी कहो तुम तो बेकार इंसान हो, जो भी कहो तुम तो अच्छे नहीं लगते हो, जो भी कहना चाहते कहिए, मना किसने किया। ओके, जो भी कहो या फिर कुछ भी कहो, तुम मेरे भाई जैसे दिखते हो। वो कह रहा नहीं नहीं, मैं तुम्हारे भाई जैसे नहीं दिखता हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कुछ भी कह लो, तुम तो मेरे भाई जैसे ही दिखते हो, तो मैं कह सकता हूँ व्हाटएवर यू से यू लुक लाइक माई ब्रदर, यू लुक लाइक माई ब्रदर। ओके, सिंपल। जो भी कहो या फिर कुछ भी कहो, तुम हैंडसम हो, व्हाटएवर यू से यू आर हैंडसम, व्हाटएवर यू से यू आर हैंडसम। मेकिंग राउंड्स ऑफ मतलब चक्कर काटते काटते, मेक से बना हुआ है तो यहाँ मेकिंग हम कर सकते हैं। जैसे वह बैंक के चक्कर काटते काटते थक गया, ही इज़ टायर्ड ऑफ मेकिंग राउंड्स ऑफ द बैंक, वे लोग अस्पताल के चक्कर काट काट कर थक गए, दे वर टायर्ड ऑफ मेकिंग राउंड्स ऑफ द हॉस्पिटल। अगला टॉपिक है देयर इज़ समथिंग। देयर इज़ समथिंग का मतलब होता है कुछ तो बात है, कुछ तो है। उसके बाद जो भी आप कहना चाहते हैं कहिए। जैसे कुछ तो बात है जो वह इंसान हंस रहा था, जो पे आप नहीं जाइएगा। ओके, सिंपली आप कह सकते हैं कुछ तो बात है, वह इंसान इतना हंस रहा है। देयर इज समथिंग दैट, यहाँ पे की के लिए या फिर समथिंग के बाद दैट, मतलब आप चाहें तो जो के लिए आप दैट यहाँ लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आप कह सकते हैं देयर इज समथिंग दैट इज़ लाफिंग सो मच, कुछ तो बात है जो वह इंसान इतना हंस रहा है। ओके, अगला सेंटेंस है कुछ तो बात है जो तुम मुझसे छिपा रहे हो, कुछ तो बात है जो तुम मुझसे छिपा रहे हो, तो कह सकते देयर इज समथिंग दैट यू आर हाइडिंग फ्रॉम मी, या फिर सिंपली कह सकते देयर इज समथिंग यू आर हाइडिंग फ्रॉम मी। यहाँ पे जो पे आपको जोर नहीं डालना, उससे आपको नहीं घबराना है, सिंपली आपको यही कहना कुछ तो बात है तुम मुझसे छिपा रहे हो, कुछ तो बात है तुम मुझसे छिपा रहे हो, तो कह सकते हैं देयर इज समथिंग यू आर हाइडिंग फ्रॉम मी, यू आर हाइडिंग फ्रॉम मी। ओके, सिंपल। कुछ तो बात है कि वह जाने के लिए तैयार नहीं है, देयर इज समथिंग दैट ही इज़ नॉट रेडी टू गो, देयर इज समथिंग दैट ही इज़ नॉट रेडी टू गो। कुछ तो बात है, कुछ तो बात थी कि वह तुमसे मिलना नहीं चाहती, there was something that she didn't want to meet you, there was something that she didn't want to meet you। मतलब कि पास्ट में कहेगी ये बातें, पास्ट में ही हम बनाएंगे। ओके, सिंपल। अगला टॉपिक है मार्क माई वर्ड्स। मार्क माई वर्ड्स का मतलब होता है लिख कर ले लो। कई बार कहते हैं ना लिख कर ले लो तू फेल हो जाएगा, लिख कर ले लो तू पास हो जाएगा, लिख कर ले लो तू झूठ ही बोलेगा। मतलब क्या होता है कि कई बार हम ऐसे कहते हैं लिख कर ले लो, मतलब हम सच में रिटर्न कॉपी पे लिख कर नहीं देते हैं कि हाँ भाई लिख कर दे रहे हैं, तू तो नहीं करेगा, तू निकम्मा ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं। बस कहने की बात है, हम कह देते हैं लिख कर ले लो तू फेल हो जाएगा, लेकिन ऐसे हमें नहीं करना चाहिए। अच्छी बात कहना चाहिए लिख कर ले लो तू पास हो जाएगा, ऐसे कहना चाहिए, राइट। तो कोई बात नहीं, कहिए इसे भी मार्क माई वर्ड्स। उसके बाद सेंटेंस लिख कर ले लो ये दोस्ती नहीं चलेगी, मार्क माई वर्ड्स दिस फ्रेंडशिप विल नॉट लास्ट। लिख कर ले लो इस पर परेशानी होगी, इस पर परेशानी होगी। मार्क माई वर्ड्स देयर विल बी ट्रबल ओवर दिस, देयर विल बी ट्रबल ओवर दिस।
लिख कर ले लो, वह कभी न कभी बदला लेगा। मार्क माई वर्ड्स, ही विल टेक रिवेंज सूनर और लेटर। लिख कर ले लो, वह यहाँ कभी नहीं आएगा। मार्क माई वर्ड्स, ही विल नेवर कम हेयर, ही विल नेवर कम हेयर। अगला टॉपिक है फॉर फियर ऑफ। फॉर फियर ऑफ का मतलब होता है के डर से। ओके, सेंटेंस फॉर फियर ऑफ, नॉन या फिर जिरन जो भी होगा उसे आप रखेंगे। सिंपली अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट भी आप रख सकते हैं, नो डाउट। ओके, बच्चे कुत्तों के डर से भागने लगे। चिल्ड्रेन स्टार्टेड रनिंग अवे फॉर फियर ऑफ डॉग्स। वह पीटे जाने के डर से स्कूल नहीं गया। ही डिडंट गो टू स्कूल फॉर फियर ऑफ बीइंग बीटन। ही डिडंट गो टू स्कूल फॉर फियर ऑफ बीइंग बीटन। तूफान के डर से आज मैं घर पर ही रहा। तूफान के डर से आज मैं घर पर ही रहा। टुडे आई स्टेड एट होम फॉर फियर ऑफ स्टॉर्म। फॉर फियर ऑफ स्टॉर्म। दुर्घटना के डर से वह कार नहीं चलाती। दुर्घटना के डर से वह कार नहीं चलाती। शी डजंट ड्राइव द कार फॉर फियर ऑफ एन एक्सीडेंट। फॉर फियर ऑफ एन एक्सीडेंट। द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी व्हेन इट कम्स टू। व्हेन इट कम्स टू का मतलब होता है जब बारी आती है। ओके, कई बार क्या होता है इन हिंदी आप ऐसे सोचते होंगे जैसे जब खेलने की बारी आती है, जब देखने की बारी आती है, या फिर सिंपली कहते होंगे जब इसकी बात आती है तो तुम भाग जाते हो। उस जगह पे आप व्हेन इट कम्स टू, उसके बाद अगर कोई वर्ब है उसमें आप आईएनजी दिखाएंगे, अगर नहीं तो सिंपली चाहे नॉन हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, या फिर पूरा पूरा नॉन फ्रेज हो सकता है, जो भी होगा उसे आप रखेंगे। ओके, उसके बाद सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। जैसे जब बोलने की बारी आती है वह चुप हो जाता है। वैसे तो बहुत बोलता है, लेकिन जब एक्चुअल में बोलने की बारी आता है तो वह चुप हो जाता है। व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग ही शट्स अप, ही शट अप्स। जब मेहनत करने की बारी आती है तुम हिम्मत हार जाते हो। व्हेन इट कम्स टू वर्किंग हार्ड यू गिव अप। व्हेन इट कम्स टू वर्किंग हार्ड यू गिव अप। जब खाना पकाने की बारी आती है तो वह खुशी खुशी पकाती है। व्हेन इट कम्स टू कुकिंग फूड शी कुक्स हैप्पीली। शी कुक्स हैप्पीली। जब काम करने की बारी आती है तो उसके सिर में दर्द होता है। व्हेन इट कम्स टू वर्किंग ही हैज़ अ हेडेक। ही हैज़ अ हेडेक। द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी नथिंग गोज़ टू। नथिंग गोज़ टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे। जैसे कुछ नहीं जाता, बोलने में कुछ नहीं जाता, यह करने में कुछ नहीं जाता, उस जगह पे आप नथिंग गोज़ टू यूज़ करेंगे। जैसे बोलने में कुछ नहीं जाता, नथिंग गोज़ टू स्पीक। नथिंग गोज़ टू स्पीक। उसे बुलाने में कुछ नहीं जाता, नथिंग गोज़ टू इनवाइट हिम। नथिंग गोज़ टू इनवाइट हिम। गाइस, लिसनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप अपना कम्युनिकेशन यानी अपना वोकल टोन सुधारना चाहते हो तो आपको लिसनिंग भी करना चाहिए। बहुत सारे स्पीकर हैं, किसी को भी आप सुन सकते हैं, जो मैं भी बोलता हूँ उसे भी आप सुन सकते हैं। केवल सुन करके भी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। केवल आपको क्या करना, सुनते रहिए और समझते, ऐसे भी समझ जाएंगे। अगर आप सुनते रहेंगे भी तो भी आपको समझ में आ ही जाएगा टॉपिक। तो बिल्कुल सुनिए। उसे बुलाने में कुछ नहीं जाता है। उसे बुलाने में कुछ नहीं जाता है या फिर जाता। नथिंग गोज़ टू इनवाइट हिम। नथिंग गोज़ टू इनवाइट हिम। रोकने में कुछ नहीं जाता है। अगर किसी को रोकने की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे लगाएंगे मेक समबडी स्टे। ओके, समबडी की जगह पे जो भी आप चाहेंगे उसे भी रख सकते हैं। मतलब किसी को हम रोकने की बात कर रहे हैं, या फिर कहेंगे सिंपली रुकने में कुछ नहीं जाता है तो कह सकते हैं नथिंग गोज़ टू स्टे। या फिर अगर कह रहे हैं उसे रोकने में कुछ नहीं जाता, नथिंग गोज़ टू मेक हर स्टे, मेक हिम स्टे, मेक समबडी स्टे, जो भी आप कहना चाहते हैं कह सकते हैं। अगला टॉपिक है देयर इज़ स्टिल टाइम। देयर इज़ स्टिल टाइम का मतलब होता है अभी भी टाइम है, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, अभी भी वक्त है, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। उस जगह पे आप कह सकते हैं देयर इज़ स्टिल टाइम, अभी भी समय है, अभी भी वक्त है। ओके, उसके बाद सेंटेंस को आप रखते हैं। जैसे अभी भी टाइम है, कुछ कर लो। देयर इज़ स्टिल टाइम, डू समथिंग। अभी भी टाइम है, सुधर जाओ। देयर इज़ स्टिल टाइम, मेंड योर वेज। मेंड योर वेज। अभी भी टाइम है, सच बता दो। देयर इज स्टिल टाइम, टेल मी ट्रूथ। मुझे सच बता दो, सच बता दो, टेल मी ट्रूथ। देयर इज स्टिल टाइम। अभी भी समय है, अभी भी समय है, अभी भी टाइम है, मान जाओ मेरी बात। देयर इज स्टिल टाइम, ओबे मी, ओबे मी। अगला टॉपिक है बाय हुक और बाय क्रुक। बाय हुक और बाय क्रुक का मतलब होता है कैसे भी करके, किसी भी हालत में कैसे भी करके, उस जगह पे आप बाय हुक और बाय क्रुक को यूज़ करिए। ओके, सेंटेंस बाय हुक और बाय क्रुक आप चाहे तो पहले भी बोल सकते हैं, इट इज़ अप टू यू। ओके, आपको यह परीक्षा किसी भी तरह से पास करना पड़ेगा। यू विल हैव टू पास दिस एग्ज़ाम बाय हुक और बाय क्रुक। यू विल हैव टू पास दिस एग्ज़ाम बाय हुक और बाय क्रुक। आपको किसी भी तरह से या फिर किसी भी तरह से इस समस्या को सुलझाना होगा। ओके, यू विल हैव टू फिक्स दिस
प्रॉब्लम बाय हुक और बाय क्रुक। यू विल हैव टू फिक्स दिस प्रॉब्लम बाय हुक और बाय क्रुक। अगला टॉपिक है इरिस्पेक्टिव ऑफ। इरिस्पेक्टिव ऑफ का मतलब होता है कि परवाह किए बिना, मतलब किसी चीज़ को परवाह किए बिना। ओके, मान लो कि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपका एज मान लो 60 प्लस हो चुका, तो भी मैं ये कहता हूँ कि आपका अपना एज को परवाह किए बिना आप इंग्लिश सीख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ योर एज यू कैन लर्न इंग्लिश। ओके, उस जगह पे आप इरिस्पेक्टिव ऑफ को यूज़ करिए। अगर कोई जिरंड है या फिर कोई वर्ब है या कोई नॉन फ्रेज है, जो भी आप उसे रख सकते हैं, नो डाउट। ओके, या कोई WH फैमिली से है, पूरा पूरा सेंटेंस है, उसे भी आप रख सकते हैं, लेकिन आपको समझना होगा कि हमको कहना क्या, हम कहना क्या चाहते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। मैं अपनी उम्र की परवाह किए बिना मैं आपसे इंग्लिश सीख सकता हूँ। आई कैन लर्न इंग्लिश फ्रॉम यू इरिस्पेक्टिव ऑफ माई एज। आई कैन लर्न इंग्लिश फ्रॉम यू इरिस्पेक्टिव ऑफ माई एज। मैं एक अच्छा फ़ोन खरीद लूँगा प्राइस के परवाह किए बिना, मतलब इसके प्राइस के परवाह किए बिना। आई विल बाय अ गुड फ़ोन इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स प्राइस। आई विल बाय अ गुड फ़ोन इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स प्राइस। आप ग्रामर को परवाह किए बिना इंग्लिश बोल सकते हैं। यू कैन स्पीक इंग्लिश इरिस्पेक्टिव ऑफ ग्रामर। अगला टॉपिक है डू आई से वन थिंग। डू आई से वन थिंग का मतलब होता है एक बात बोलूं, या फिर कह सकते हैं शैल आई से वन थिंग, या फिर कह सकते हैं शुड आई से वन थिंग। आप कुछ भी कहिए, इसका मतलब यही होता है एक बात बोलूं। ओके, तो कह सकते हैं जैसे एक बात बोलूं, तुम बहुत खूबसूरत हो। डू आई से वन थिंग, यू आर सो ब्यूटीफुल। डू आई से वन थिंग, यू आर सो ब्यूटीफुल। एक बात बोलूं, तुम बहुत प्यारे हो। डू आई से वन थिंग, यू आर सो क्यूट। यू आर सो क्यूट। अगला टॉपिक है बिलीव्ड टू। बिलीव्ड टू का मतलब होता है माना जाता है। ओके, इसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद बिलीव्ड टू बी भी हो सकता है, हैव भी हो सकता है। ओके, या फिर हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि मैं क्या कहने वाला हूँ या फिर आप कहना क्या चाहते हैं। ओके, जैसे ऐसा माना जाता है कि वह एक बुरा आदमी है। ये क्या हुआ, स्टेट है। हम क्या करें, स्टेट ऑफ बीइंग की बात करें। जैसे तुम बुरा आदमी हो, वह एक बुरा आदमी है, ही इज़ ए बैड मैन। तो ऐसा माना जाता है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं इट इज़ बिलीव्ड दैट ही इज़ अ बैड मैन। तो उसी को मर्ज करके एक में करके हम बोल सकते हैं इस तरह से कुछ, जैसे ही इज़ बिलीव्ड टू बी अ बैड मैन। ही इज़ बिलीव्ड टू बी अ बैड मैन। अगर पोजीशन होगा हैव की जगह तो केवल बी की जगह हैव कर देंगे। ओके, ऐसा माना जाता है उसके पास काफ़ी सारे पैसे हैं, तो कह सकते हैं ही इज़ बिलीव्ड टू हैव अ लॉट ऑफ मनी। ओके, सिंपल हैव हो गया। अगर आप चाहें तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी बना सकते हैं। इसका एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है, बिलीव को कैसे यूज़ करते हैं हर एक कॉन्टेक्स्ट में। ओके, माना जाता है कि वह एक अच्छा सिंगर है। ही इज़ बिलीव्ड टू बी अ गुड सिंगर। ही इज़ बिलीव्ड टू बी अ गुड सिंगर। कह सकते हैं इट इज़ बिलीव्ड दैट ही इज़ अ गुड सिंगर। ही इज़ अ गुड सिंगर। अगला टॉपिक है ऑफ हैंड। ऑफ हैंड का मतलब होता है बिना किसी तैयारी के। बिना किसी तैयारी के उस जगह पे आप ऑफ हैंड को यूज़ करिए। ओके, जैसे मैं बिना किसी तैयारी के इंटरव्यू पर गया था। आई वेंट फॉर एन इंटरव्यू ऑफ हैंड। आई वेंट फॉर एन इंटरव्यू ऑफ हैंड, मतलब बिना तैयारी के चला गया था। रिजल्ट जो भी हो, बट बिना तैयारी के मैं तो गया था। मैं बिना किसी तैयारी के परीक्षा देने के लिए गया था। आई वेंट फॉर द एग्ज़ाम। आई वेंट फॉर एग्ज़ाम ऑफ हैंड। आई वेंट फॉर एग्ज़ाम ऑफ हैंड। अगला टॉपिक है इन सच अ वे। इन सच अ वे का मतलब होता है इस तरह से, ऐसे, उस जगह पे आप यूज़ करिएगा इन सच अ वे। ओके, सेंटेंस के अंदर में इन सच अ वे आप बोल सकते हैं जहाँ पे भी आप चाहें, जिस तरीके से अगर आपको लग रहा है कि ये फिट हो रहा है तो आप कह सकते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे उसने मुझे इस तरह से देखा कि मुझे लगा कि वह मुझे पसंद करती है। शी लुक्ड एट मी इन सच अ वे दैट आई फेल्ट शी लाइक्ड मी। आई फेल्ट शी लाइक्ड मी। अगला टॉपिक है रेस्पेक्टफुली। रेस्पेक्टफुली का मतलब होता है इज्जत से। ओके, इज्जत से। कई बार क्या होता है हम कहते हैं इज्जत से बता दो, इज्जत से चले जाओ, उस जगह पे आप रेस्पेक्टफुली को आप यूज़ करिए। ओके, सेंटेंस और रेस्पेक्टफुली, या फिर पहले भी आप बोल सकते हैं, आप इसे इम्पेरेटिव में यूज़ करिए, बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे इज्जत से बात करो, टॉक टू मी रेस्पेक्टफुली। टॉक टू मी रेस्पेक्टफुली। इज्जत से बता दो सब कुछ। टेल मी एवरीथिंग रेस्पेक्टफुली। टेल मी एवरीथिंग रेस्पेक्टफुली। इज्जत से लौटाओ मेरे पैसे। इज्जत से लौटा दो मेरे पैसे। रिटर्न माई मनी रेस्पेक्टफुली। रिटर्न माई मनी रेस्पेक्टफुली। इज्जत से यहाँ से चले जाओ। इज्जत से यहाँ से चले जाओ। गो फ्रॉम हेयर रेस्पेक्टफुली। गो फ्रॉम हेयर रेस्पेक्टफुली।
लिटिल बाय लिटिल, लिटिल बाय लिटिल का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा। हम कई बार कहते हैं थोड़ा थोड़ा करके खाओ, थोड़ा थोड़ा करके ले जाओ, तो उस जगह पे आप कहिए लिटिल बाय लिटिल। ओके, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिटिल बाय लिटिल। और भी चाहें तो कई सारे सेंटेंसेस में या फिर कई सारे टेंसेस वगैरह में आप यूज़ कर सकते हैं, मॉडल्स वगैरह में, जहाँ पे भी आपको लगता है। ये तो आप पे निर्भर करता है। ओके, जैसे थोड़ा थोड़ा करके खाओ, ईट लिटिल बाय लिटिल, इसे हम ऑर्डर में बनाया है, इंपैरेटिव सेंटेंस में बना रखे हैं। ठीक है, ईट लिटिल बाय लिटिल, हैव लिटिल बाय लिटिल, थोड़ा थोड़ा करके लाना, ब्रिंग लिटिल बाय लिटिल, ब्रिंग लिटिल बाय लिटिल, ब्रिंग लिटिल बाय लिटिल। थोड़ा थोड़ा करके लिखो, राइट लिटिल बाय लिटिल, थोड़ा थोड़ा करके लिखो, राइट लिटिल बाय लिटिल। थोड़ा थोड़ा करके पियो, ड्रिंक लिटिल बाय लिटिल, ड्रिंक लिटिल बाय लिटिल। थोड़ा थोड़ा करके लिखो, राइट लिटिल बाय लिटिल, थोड़ा करके पियो, ड्रिंक लिटिल बाय लिटिल। सम अदर टाइम, सम अदर टाइम का मतलब था फिर कभी। कोई आपसे दोस्त कहा कि चल ना पार्टी के लिए चलते, तो आप कहते हो सम अदर टाइम, फिर कभी। कोई आपसे कहता है कि चल ना उस लड़के से मिल लेते, तो आप कहते हो सम अदर टाइम, सम अदर टाइम, फिर कभी। बहुत ही प्यारा फ्रेज है, बहुत ही प्यारा है, आप इसे यूज़ करिए। जैसे फिर कभी इसे डिस्कस कर सकते हैं, कैन वी डिस्कस दिस सम अदर टाइम, कैन वी डिस्कस दिस सम अदर टाइम। ओके, मुझे यह कहने का समय नहीं है, कृपया फिर कभी पूछना। आई डोंट हैव टाइम टू से दिस नाउ, प्लीज़ आस्क मी सम अदर टाइम, सम अदर टाइम। अगला टॉपिक है नो व्हाट हैज़ लेफ्ट टू या फिर व्हाट इज़ लेफ्ट टू। आप यहाँ पे इज़ या फिर हैज़ दोनों में से किसी एक को यूज़ कर सकते हैं, नो डाउट। ओके, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं। जैसे अगर आप कहते हैं इस तरह से कुछ, अब बचा ही क्या समझाने को, समझने को खुद, समझाने को किसी और की बात। ओके, कई बार क्या होता है कि किसी को आप समझा कर थक जाते हैं, लोग भी समझा कर थक जाते हैं, तो टोन वाली बात होता है कि कोई और बंदा है और समझाना शुरू कर दिया, तो आप कहते हैं अब बचा ही क्या उसे समझाने को। भाई समझा कर थक चुका हूँ, अब बचा ही क्या समझाने को। मतलब किसी को समझाने के लिए अब बचा ही क्या उसे समझाने के लिए, अब नहीं समझा सकते हैं, तो हम थोड़ा फेडअप हो जाते हैं, तो उस जगह हम ऐसा सेंटेंस बोलना चाहते हैं, तो इंग्लिश में उस जगह पे नो व्हाट हैज़ लेफ्ट टू को यूज़ करिए। ओके, अब बचा ही क्या समझने को, मतलब समझने के लिए क्या बचा है, ये समझने के लिए। अगर समझाने के लिए तो मेक हर अंडरस्टैंड, मेक हिम अंडरस्टैंड, मेक समबडी अंडरस्टैंड। यहाँ पे आप वो पॉजिटिव वाली फीलिंग दिखा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं नो व्हाट हैज़ लेफ्ट टू अंडरस्टैंड, मतलब कि समझने के लिए क्या बचा है। ओके, अगला सेंटेंस है अब बचा ही क्या बताने को, नो व्हाट हैज़ लेफ्ट टू टेल, नो व्हाट हैज़ लेफ्ट टू टेल या फिर व्हाट इज लेफ्ट टू टेल। अब समझाने के लिए बचा ही क्या है, नो व्हाट हैज़ लेफ्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। अगर यहाँ पे कोई हिम है तो हिम लगाएंगे, कोई हर है तो हर लगाएंगे, जिसके लिए हम बोलना चाहते हैं उसको हम लगाएंगे और उसी को यहाँ पे बताना चाहेंगे, राइट। अब इंसल्ट करवाने के लिए बचा ही क्या है, अब इंसल्ट करवाने के लिए बचा ही क्या। मान लो कि बहुत ज़्यादा इंसल्ट हो चुका है किसी का, अब वो कहता है अब इंसल्ट करवाने के लिए बचा ही क्या, जो था तो पूरा कर चुका है, पूरा कर ही दिए हो, राइट। उस जगह पे ये सेंटेंस बोली जा सकती है। तो मैं तो कहूँगा कि इसे आपको कमेंट में बताना है कि कैसे इसे बनाया जा सकता है, कैसे बना सकते हैं आप बनाइए और आप मेरे को कमेंट करिए, मैं आपको ज़रूर रेस्पॉन्स करूँगा, ठीक है। अगला टॉपिक है इन अ डिलेमा। इन अ डिलेमा का मतलब होता है दुविधा में, सोच में, असमंजस में। ओके, उस जगह पे आप इन अ डिलेमा को यूज़ करिए। अगर किसी ने आपको डिलेमा में डाल दिया है तो आप उस जगह पे प्लेस इन अ डिलेमा या फिर पुट इन अ डिलेमा को आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसका बनाने का स्ट्रक्चर बड़ा ही सिंपल है, जहाँ पे आप चाहें यूज़ करिए। ओके, जैसे उनके सुझाव ने मुझे दुविधा में डाल दिया है, क्या मुझे उनकी सलाह माननी चाहिए या अपने रास्ते पर कायम रहना चाहिए। His suggestion has put me in a dilemma. Should I follow his advice or stick to my path? उसने मुझे तब दुविधा में डाल दिया जब उसने मुझसे अपने दो सबसे अच्छे दोस्तों में से एक को चुनने के लिए कहा। She put me in a dilemma when she asked me to choose one between my two best of friends. अगला टॉपिक है सुन आफ्टर। सुन आफ्टर का मतलब होता है तुरंत बाद, किसी चीज़ के तुरंत बाद कुछ और होता है, तो उस जगह पे आप सुन आफ्टर को यूज़ करिए। जैसे खेलने के तुरंत बाद वह चला गया, सुन आफ्टर प्लेइंग ही वेंट अवे, वह चला गया। खेलने के बाद वह रोने लगा, खेलने के तुरंत बाद वह रोने लगा, सुन आफ्टर प्लेइंग ही स्टार्टेड क्राइंग, राइट, वह रोने लगा। तो ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं सुन आफ्टर, मतलब किसी काम को करने के तुरंत बाद। सुन आफ्टर दैट फुटबॉल, अगर चाहें तो ऑब्जेक्ट भी रख सकते हैं, नो डाउट। अगर कोई वर्ब है तो उसमें आप आईएनजी फॉर्म में दिखाते हैं, राइट, क्योंकि आफ्टर यहाँ पे प्रीपोजिशन है, इसलिए हमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखना ही पड़ता। जैसे वह पहुँचने के तुरंत बाद ही पार्टी छोड़ दी,
वह पहुंचने के तुरंत बाद ही पार्टी छोड़ दी। शी लेफ्ट द पार्टी सुन आफ्टर अराइविंग। शी लेफ्ट द पार्टी सुन आफ्टर अराइविंग। MBA पूरा करने के तुरंत बाद उन्हें प्रमोशन मिल गया। ही रिसीव्ड अ प्रमोशन सुन आफ्टर कंप्लीटिंग हिज MBA, क्योंकि यहाँ पे हम ही की बात कर रहे हैं। मीटिंग के तुरंत बाद उसे एक महत्वपूर्ण फ़ोन कॉल मिली। सोन आफ्टर द मीटिंग शी रिसीव्ड एन इम्पॉर्टेंट फ़ोन कॉल। लिटिल डिड आई नो दैट, मुझे क्या पता था, उसके बाद सेंटेंस को रखते हैं जैसे मुझे क्या पता था कि तुम ऑनलाइन नहीं आओगी। लिटिल डिड आई नो दैट यू वुड नॉट बी ऑनलाइन। मान लो कि मैं किसी को इन्फॉर्मेशन देना चाहता था और हमेशा वो ऑनलाइन आती थी, एक टाइम पर्टिकुलर टाइम जो भी है उस समय पे आती थी, लेकिन किसी कारणवश उसने नहीं आई। तो मैं अब कह रहा हूँ कि मुझे क्या पता कि तुम ऑनलाइन नहीं आओगी, इसलिए तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे सका। लिटिल डिड आई नो दैट यू वुड नॉट बी ऑनलाइन, दैट्स वाई आई कुडंट प्रोवाइड यू द इन्फॉर्मेशन दैट आई हैड। मुझे क्या पता कि यह टास्क बहुत चुनौतीपूर्ण होगा, मतलब कि चैलेंजिंग होगा। लिटिल did I know that this task would be so challenging. Little did I know that this task would be so challenging. मुझे क्या पता कि वो मुझे बताए बगैर चली जाएगी। Little did I know she would leave without telling me. Little did I know she would leave without telling me. As per का मतलब होता है के अनुसार। Okay, as per you, as per this document, as per his opinion, as per your concerns, जो भी आप कहना चाहते हैं कहिए के अनुसार। ओके, उसके बाद सेंटेंस को रखते हैं जैसे शादी के रूल्स के अनुसार दुल्हन को लहंगा पहनना होगा। as per the wedding rules, the bride has to wear a लहंगा। the bride has to wear a लहंगा। alright, आजकल के अनुसार साइकिल का उपयोग प्रदूषण को कम करने के लिए प्रमोट किया जा रहा है। एज पर करंट ट्रेंड्स मतलब जो करंट ट्रेंड्स चल रहा उसके अनुसार, राइट। द यूज़ ऑफ बाईसाइकिल इज़ बीइंग प्रमोटेड टू रिड्यूस पोल्यूशन। द यूज़ ऑफ बाईसाइकिल इज़ बीइंग प्रमोटेड टू रिड्यूस पोल्यूशन। यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव यूज़ किया गया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव यूज़ किया गया है। ओके, उसके अनुसार यहाँ पर एक सुंदर बगीचा बनाया गया है। एज पर हिज इंस्ट्रक्शंस अ ब्यूटीफुल गार्डन हैज़ बीन क्रिएटेड हियर। अ ब्यूटीफुल गार्डन हैज़ बीन क्रिएटेड हियर। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है। गाइस, पैसिव भी बोला जाता है जहाँ पे सब्जेक्ट मैटर नहीं करता है, वहाँ पे हम एज ए ऑब्जेक्ट वहाँ पे उठा करके हम पैसिव में बोलते हैं। और पैसिव ऐसे ही यूज़ किया जाता है, ना कि बाय को लगा करके एजेंट को हम दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे? ऐसा नहीं किया जाता है स्पोकन इंग्लिश में। ओके, आई होप यू गॉट इट गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और हाँ, चाहते हैं स्ट्रक्चर्स का ये हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जा करके आप चेकआउट कर सकते हैं। हैव अ गुड डे गाइस, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।